हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 40 प्रश्न जो होता है दोस्तों, आपके एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों, आप 40 प्रश्न के 40 अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं, कहने का मतलब आप हमें इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से बताने की कोशिश किए हैं। अगर आप थोड़ा सा समय देकर इस क्वेश्चन को अगर आप सीख लेते हैं, तो आपके एग्जाम तक कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय देकर उस क्वेश्चन को सीखिए, ताकि अगर आप डायरेक्ट याद करिएगा उस क्वेश्चन को तो एग्जाम में आप भूल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा उस क्वेश्चन को, तो आपके एग्जाम में कभी भी गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार, बस आपको 40 के 40 प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलते हैं हम पहला प्रश्न पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न माध्यमों की परतों से उत्तल लेंस बनाया गया है किसी वस्तु का। इसमें कहने का मतलब दोस्तों, दो भिन्न भिन्न माध्यमों से की परतों से उत्तल लेंस बनाया गया है। दोस्तों, एक उत्तल लेंस जो है, एक उत्तल लेंस आपको दिया हुआ है, उत्तल लेंस दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये जो बनाया गया है उत्तल लेंस को, वह दो भिन्न भिन्न माध्यमों की परतों से बनाया गया है। कहने का मतलब मेरा जो एक म्यू1 होगा, एक म्यू2 होगा, ठीक है। दो माध्यम भिन्न भिन्न माध्यम होगा, दोनों का जो अपवर्तनांक होगा वह अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, कह रहा है किसी वस्तु का इसमें एक प्रतिबिंब बनेगा, दो प्रतिबिंब बनेगा, तीन प्रतिबिंब बनेगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो दोस्तों, एक बात आपको हम बता दो कि जितने भी माध्यम रहेगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन में जितने भी माध्यम दिया रहेगा, उसमें प्रतिबिंब की संख्या उतना ही होगा। तो दोस्तों, इसमें दो माध्यम दिया हुआ है, एक माध्यम दो माध्यम, तो दो माध्यम दिया हुआ है, तो इसमें जो प्रतिबिंब भी बनेगा दोस्तों, वह दो ही बनेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे दो प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माने दो भिन्न भिन्न माध्यमों की परतों से उत्तल लेंस जो बना हुआ है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, वह दो प्रतिबिंब बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर 100 साइन 200 पाई टी है, तो धारा की आवृत्ति ज्ञात करें। तो दोस्तों, आपको दिया हुआ है धारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, प्रतिधारा अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन है ये दिया हुआ है। आपको फ्रीक्वेंसी बताना है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर जो होता है वह 2 पाई एफ होता है, ठीक है। 2 पाई एफ मेरा फार्मूला होता है। तो दोस्तों, ओमेगा जो होता है वह दो साइन के बगल में जो रहता है, यहाँ पे जो साइन के बगल में रहता है वही मेरा ओमेगा का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे मेरा कितना दिया हुआ है, तो ओमेगा का जो दिया वैल्यू जो है यहाँ पे आपको दिया है 200 पाई दिया हुआ है, ठीक है। 200 पाई जो है मेरा ओमेगा का वैल्यू आ जाता है। यहाँ पे 2 पाई का 2 पाई लिख दीजिएगा। और एफ तो हमें निकालना है, एफ जो है दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एफ हमें निकालना है। तो देखिए, पाई से पाई कट गया, इधर से ये कट गया, कितना मतलब 100 मतलब, ठीक है। तो मेरा एफ बराबर जो आ गया, एफ बराबर आ गया 100 आ गया, एफ बराबर 100 आ गया। तो 100 मेरा कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। CPS कहने का मतलब साइकिल पर सेकेंड, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरह का आपका एक न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, इसे अच्छी तरह से आप समझ लीजिए ताकि आपका एक नंबर इससे कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात है। दोस्तों, कह रहा है प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का जो पीक वैल्यू होता है और RMS वैल्यू होता है उसका अनुपात बताना है। तो देखिए दोस्तों, रिलेशन जो होता है वह IRMS बराबर जो होता है, IRMS बराबर जो होता है वह I नोट बटा के √2 होता है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है शिखर मान तथा वर्गमूल का, मैंने शिखर मान बटा के वर्गमूल वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात। तब देखिए, आई इधर से अगर हम इसको अगर करने का मतलब ये दो को अगर उधर भेजते हैं और उसको नीचे भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, I नोट बटा के
IRMS बराबर √2। तो मेरा ये ऑप्शन आ रहा है। मैंने इतना कहने पीक वैल्यू बटा और वर्गमूल औसत वर्ग का मान का जो अनुपात होगा वह √2 होगा। कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि किसी चालक की धारिता, दोस्तों किसी चालक की जो धारिता होती है, कैपेसिटी होती है, वह क्या होता है? तो कह रहे हैं इसका जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, वह आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। C इक्वल टू जो होता है दोस्तों QI भी फार्मूला होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। C बराबर जो होता है वह Q हो गया आवेश, V हो गया जो विभव के अनुपात के जो तुल्य होता है उसी को किसी चालक को धारिता माने कहते हैं, तो उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे C ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि अनेक छोटे छोटे संधारित्र को मिलाकर निम्नलिखित में से किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके। दोस्तों कह रहा है कि अनेक छोटे छोटे बहुत सारे संधारित्र है, उसको आपको किस प्रकार से जोड़ना है कि वह महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके। तो दोस्तों महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त करने के लिए जो मैंने जोड़ने का जो अथी होता है करने मतलब पहला ऑप्शन दे रहा है श्रेणी क्रम में, दूसरा में समांतर क्रम और तीसरा में दे रहा है मिश्रित क्रम और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो श्रेणी क्रम में जो होता है, श्रेणी क्रम में अगर जब दिया हुआ रहे संधारित्र को अगर जोड़ना रहता है तो इसका जो C इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है C इक्विवेलेंट का वो हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है। और जब पैरेलल में रहता है तो C इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है वह C1 प्लस C2 प्लस इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो मेरा जो फाइनली मैंने जो अधिक जो आता है दोस्तों मिलाकर जोड़ने का महत्तम विद्युत धारिता जो प्राप्त होता है वह समांतर क्रम में आता है। तो मेरा कौन सा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे समांतर क्रम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो होता है दोस्तों आप एक हमेशा अगर याद नहीं रहता है तो जो रेजिस्टेंस का तो आप याद होगा, रेजिस्टेंस जो समांतर क्रम में जो रहता है वह सीरीज में हो जाता है इसमें, और जो सीरीज में रहता है वह समांतर में हो जाता है। तो ये मेरा दोनों उसका और इसमें दोनों उल्टा रिलेशन होता है। तो देखिए मेरा यहाँ पे जो ये हो गया मेरा समांतर क्रम के लिए, और ये हो गया जो ये मेरा सीरीज के लिए हो गया और ये हो गया समांतर क्रम के लिए। उसमें होता था कि श्रेणी क्रम में डायरेक्टली रेजिस्टेंस को जोड़ते थे, और जब समांतर क्रम में रहता था तो 1/1/R करके करते थे। तो इसलिए मेरा यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो मेरा अधिक जो रेजिस्टेंस देगा दोस्तों वो यहाँ पे समांतर क्रम में देगा, और रेजिस्टेंस में जो होता था वो वहाँ पे हो जाता था श्रेणी क्रम में मेरा रेजिस्टेंस अधिक प्राप्त होता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर पे। छठा नंबर में कह रहा है कि कुंडली में अपनी धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है। दोस्तों कुंडली में अपने ही धारा के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वप्रेरण। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब अपने कुंडली में अपने ही धारा के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह स्वप्रेरण कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरा रंग का मान होता है। दोस्तों कार्बन प्रतिरोध में जो कलर कोड का मान होता है वह हरा रंग के लिए कितना होता है? तो देखिए मेरा पहला जो कलर रहता है दोस्तों वह मेरा ब्लैक रहता है, दूसरा जो होता है वह ब्राउन होता है, तीसरा जो होता है वह रेड होता है, और चौथा जो होता है वह ऑरेंज होता है, और पाँचवा जो है मेरा येल्लो है, और वो छठा जो हो गया वह ग्रीन है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए होता है जो कोड वो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा जो यहाँ पे ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है, रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, और येलो के लिए 4 होता है, और ग्रीन के लिए 5 होता है। तो मेरा ग्रीन यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डी नंबर में दे रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा जो हो गया डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4।
सॉरी 5 हो गया, मैंने 5 मेरा ग्रीन के लिए जो कलर कोड का मान होगा वह 5 हो जाएगा। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि जब एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी, कहने मतलब एफ फोकस वाले उत्तल लेंस है दोस्तों, उसको पानी में डुबाया जा रहा है तो लेंस का जो फोकस दूरी होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसका जो फोकस दूरी जो हो जाएगा वह 4f के बराबर हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। पानी में डुबाया जाता है तो उसका जो होता है 4f के बराबर होता है। कहने मतलब पानी में अगर डुबाया जा रहा है तो मेरा फोकस दूरी जो है वह पहले की अपेक्षा बढ़ जा रहा है। तो दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि अगर उत्तल लेंस को अगर पानी में डुबाते हैं तो इसका जो क्षमता होगा, पावर जो होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों अगर P बराबर जो रिलेशन होता है P बराबर 1/f होता है, ठीक है। अगर f मेरा बढ़ेगा तो P घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर f बढ़ जा रहा है तो मेरा जब अगर पानी को उत्तल लेंस को डुबाते हैं तो मेरा पावर जो होता है उसका वह घट जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे याद कर लीजिए। कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m1 और m2 है। तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता दोस्तों, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उसमें अभिदृश्यक और नेत्रिका का जो आवर्धन क्षमता दिया हुआ वह m1 और m2 है। तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन का क्षमता, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, m1 इंटू m2। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि 3 समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। दोस्तों 3 समान धारिता C वाले जो संधारित्र है उसको आप समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसका समतुल्य धारिता क्या होगा। तो दोस्तों आप समांतर क्रम का जो फार्मूला आपको बताए थे C इक्विवेलेंट का, वह C इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है दोस्तों वह C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है, ठीक है। C3 हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा C1 कितना दिया हो, सभी का जो है समान धारिता है तो पहला C हो गया, दूसरा भी C हो गया, तीसरा भी C हो गया। तो मेरा कैलकुलेट करके कितना आ गया 3C आ गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर C में दे रहा है। तो C ऑप्शन यहाँ पे 3C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3C ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, 3C यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि आवेश का बीमा होता है। दोस्तों आवेश को आपको डायमेंशन बताना है, कहने मतलब चार्ज का डायमेंशन होता है। तो दोस्तों Q इक्वल टू जो फार्मूला होता है, Q इक्वल टू जो फार्मूला होता है वह आई टी होता है, ठीक है, आई टी। तो यहाँ पे देखिए आई का अगर हम डायमेंशन लिखते हैं, करंट का जो होता है डायमेंशन जो होता है दोस्तों वह एम्पियर होता है। और टाइम का टाइम का डायमेंशन लिखते हैं तो वह टाइम टी होता है, टी से डिनोट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं। दोस्तों प्रकाश के छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बना हुआ रहता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कणिका। कणिका कहा जाता है। प्रकाश के छोटे छोटे जो कण जो मिलकर बनता है वह उसे जो कहते हैं उसे कणिका कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई। दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला होता है बी बराबर लैम्डा डी बटा के 2D। तो यहाँ पे जो डी होता है मेरा दोस्तों, यहाँ पे डी जो है कैपिटल डी जो है वह मेरा फिर स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है। तो दोस्तों अगर इसको डी को अगर हम बढ़ाएंगे तो मेरा फ्रिंज की चौड़ाई भी जो होगा वह बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि यदि दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी 2D हो और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी हो तो फ्रिंज की चौड़ाई। तो दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई की जो फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लैम्डा डी बटा के 2D यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। दोस्तों किसी अवरोध की कोर से जो प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है वह क्या कहलाता है, तो वह विवर्तन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, विवर्तन। कहने का मतलब दोस्तों अगर इस तरह से कोई ब्लॉक रखा हुआ है, अगर यहाँ पे अगर लाइट अगर इस तरह का अगर दिया जाता है तो थोड़ा सा मैंने कोर के उस साइड भी हमें लाइट प्रतीत होता है। तो इसी को जो प्रोसेस है वह विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश तरंग है। दोस्तों प्रकाश तरंग कहने का मतलब लाइट वेव जो है वह क्या है। तो दोस्तों लाइट वेव जो होता है वह अनुप्रस्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश जो होता है दोस्तों प्रकाश तरंग वह अनुप्रस्थ तरंग होता है।
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। दोस्तों रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो दोस्तों रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो सही संबंध है वो ऑप्शन नंबर डी, अर्ध आयु बराबर जो होता है दोस्तों 0.6931 इंटू औसत आयु। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो संबंध है वह डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब अर्ध आयु बराबर जो होता है 0.6931 इंटू औसत आयु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। दोस्तों जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका जो द्रव्यमान होगा वह घट या बढ़ सकता है। मैंने डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। दोस्तों किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह बढ़ता है। तो दोस्तों आर बराबर जो फार्मूला होता है, आर बराबर वह रो एल वाई ए होता है। ठीक है, रो एल वाई ए होता है। तो कह रहा है कि आपको जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है वह क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे ताप के बढ़ने से, और दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, और लंबाई घटने से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर का जो रिलेशन है देखिए, रो एल वाई ए मेरा कांस्टेंट हो गया, एल मेरा लंबाई हो गया, और ए जो हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। तो दोस्तों अगर आप अनुप्रस्थ काट को अगर बढ़ाते हैं, ए को अगर बढ़ाते हैं तो आर मेरा घट जाएगा। ठीक है, और अगर लंबाई को अगर बढ़ाइएगा तो आर बढ़ेगा, और अगर लंबाई को घटाइएगा तो आर घटेगा। लेकिन जो ताप होता है दोस्तों, अगर ताप को अगर बढ़ने से जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। कहने का मतलब जो होता है ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्तों वह किस घटना पर आधारित है। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु संचार जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रयोग होता है दोस्तों वह कम्युनिकेशन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A है तो इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होगा। दोस्तों अगर आपको प्रोटॉन की संख्या अगर पूछा जाएगा तो प्रोटॉन का संख्या जो होता है दोस्तों वह जो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो P बराबर जो हो जाएगा दोस्तों वह Z। कहने का मतलब प्रोटॉन की जो संख्या होगा वह परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही अगर आपको अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछता कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है दोस्तों वह अगर आप परमाणु द्रव्यमान संख्या में से अगर आप उसको परमाणु क्रमांक को घटा दीजिएगा तो वहाँ पे आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल कर आ जाएगा। इसे आप याद कर लीजिएगा। प्रोटॉन की संख्या बराबर डायरेक्टली हो जाता है परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान संख्या में से अगर आप परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो वह न्यूट्रॉन हमें देता है। तो ये दोनों आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कोई परमाणु भी दे देगा और उसको निकालने के लिए भी कहेगा। तो इस तरह का अगर दोनों याद रखिएगा तो एग्जाम में सोल्व क्वेश्चन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। दोस्तों विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह क्या होती है। तो दोस्तों P बराबर जो मेरा फार्मूला होता है वह वी आई होता है। ठीक है, P इक्वल टू वी आई होता है। और यहाँ पे आपको अगर आई बराबर जो फार्मूला वी इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर फार्मूला होता है। ठीक है, दो फार्मूला होता है मेरा इस तरह का। तो यहाँ से अगर आप हमें आई बराबर अगर निकालते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा के आर हो जाएगा। ठीक है, आई बराबर जो होगा वह वी बटा के आर हो जाएगा। और इसी फार्मूला अगर वी आई की जगह पे धरिएगा तो वी इंटू वी बटा के आर हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूला में अगर पी इक्वल टू बराबर धरिएगा तो यहाँ से मेरा कैलकुलेट करके जो आ जाएगा दोस्तों वह क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बटा के आर आ जाएगा। वी स्क्वायर बटा के आर आ जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, वो ऑप्शन नंबर सी में दिया होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने मतलब विद्युत परिपथ की जो शक्ति होगी वह वी स्क्वायर बटा के आर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। दोस्तों बीटा किरणें जो होती है वह किससे विक्षेपित होता है, तो वह चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब बीटा किरणें जो होती है दोस्तों वह चुंबकीय एवं विद्युतीय
क्षेत्र दोनों से विक्षेपित होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर में कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। दोस्तों खगोलीय कहने मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है, फाइनल इमेज होता है, वह क्या होता है, किस तरह का बनता है। तो दोस्तों फाइनल इमेज जो होता है वह काल्पनिक और उल्टा बनता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काल्पनिक और उल्टा बनता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर हमारा फिजिक्स का आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो उसका भी हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारा फिजिक्स का चैप्टर वाइज वीडियो को देखिए, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए उस वीडियो ज़रूर देखें। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर पे। 25वां नंबर में कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, कहने मतलब विद्युतीय परिपथ में जो होता है दोस्तों वह सभी किसी भी बिंदु का सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो कहता है दोस्तों कि सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे शून्य के माने शून्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब विद्युत परिपथ में जो होता है किसी भी बिंदु पर जो धाराओं का बीजगणितीय योग होगा वह शून्य हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका आवृत्ति। दोस्तों अगर कोई किरण का जो प्रकाश है, प्रकाश का किरण जब ग्लास स्लैब में प्रवेश कर रहा है तो उसका आवृत्ति का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो दोस्तों आवृत्ति का जो मान होता है अगर ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा तो वह उसका अपरिवर्तित रह जाता है। मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों वह चेंज नहीं करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर में कह रहा है कि किसी ऊंचाई होगा, यहाँ पे दोस्तों उच्चारण लिखा गया, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः इनवर और M2 लपेटे है तब। तो दोस्तों अगर कह रहा है कि मेरा जो होता है, कहने का मतलब स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, अगर इसका जो ट्रांसफार्मर का कोर का जो फोटो होता है, इमेज जो होता है इस तरह का रहता है दोस्तों, उसका कोर का इमेज इस तरह का रहता है। तो यहाँ पे जो होता है वह प्राइमरी कॉयल का नंबर ऑफ वायर हो गया, यहाँ पे ये सेकेंडरी कॉयल का नंबर ऑफ वायर ये हो जाए दोस्तों, वह N2 होता है, वह इधर जो होता है वह N1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो होता है स्टेप अप कह रहा है, तो स्टेप अप में जो हो जाता है दोस्तों वह N1 की अपेक्षा N2 अधिक होता है। N2 जो होता है वो अधिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर स्टेप डाउन होता है तो यहाँ पे N1 अधिक होता है, N2 अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा N2 अधिक N1 कम, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेप अप के लिए जो होता है दोस्तों वह प्राइमरी से ज़्यादा होता है सेकेंडरी कॉयल, ठीक है। सेकेंडरी कॉयल का नंबर ऑफ वायर जो रोटेशन रहता है वह सेकेंडरी कॉयल में ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई मात्रक। तो दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। दोस्तों लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है, ई बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों वह HC/Y के लैम्डा, HC/Y के लैम्डा। तो किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन ऋणात्मक किरण है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन किरण जो है वह निगेटिवली चार्ज है, कहने का मतलब निगेटिव चार्ज रहता है उस पर। पहला ऑप्शन दे रहा है एक्स किरण। तो एक्स किरण जो होता है दोस्तों वह न्यूट्रल होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक्स किरण पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और अल्फा किरण जो होता है दोस्तों वह पॉजिटिव होता है, कहने मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। बीटा किरण जो हो गया दोस्तों वह निगेटिव, इस पर निगेटिव चार्ज रहता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है ऋणात्मक किरणें कौन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां नंबर में कह रहा है कि एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। दोस्तों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और दोस्तों इसको ऐसा बताएंगे कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आपको पूछ रहा है एंड गेट का बुलियन व्यंजक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको एंड गेट का सिंबल याद रखना पड़ेगा। तो एंड गेट का जो सिंबल होता है दोस्तों देखिए इस तरह का होता है, इस तरह का मेरा पहला नंबर जो है इसका सिंबल होता है।
एंड गेट का इस तरह का सिंबल होता है। तो देखिए दोस्तों इसको याद रखना है किस तरह का। देखिए डी यहाँ पर आप उठाइए, इसे डी को उठाइए, तो डी देखिए डी इसी तरह से लिखाता है। तो आपका जो सिंबल होगा दोस्तों वह यहाँ पे इसी तरह से आपका सिंबल भी हो जाएगा। और इधर ए मेरा इनपुट हो गया, बी भी इनपुट है, तो यहाँ पे वाई आपको आउटपुट निकालना है। तो दोस्तों आपका देखिए जो बुलियन जो व्यंजक होता है वह क्या होता है, तो देखिए यहाँ से डी निकालिए और डी से आप समझिए, इधर डी से आप डॉट समझिए, डी से डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो वाई बराबर जो होगा दोस्तों, वाई बराबर जो आउटपुट मेरा जो होगा वह ए डॉट बी, ए डॉट बी हो जाएगा। यहाँ पे ये याद रखिए। कहने का मतलब मेरा एंड का जो हो गया दोस्तों, यह सिंबल हो गया। आप याद रखना, आपको किस तरह से याद रखना है, तो वह मेरा डी की तरह ही होता है। डी को पकड़ना है, डी को पकड़ना है, डी की तरह ही इसका मेरा सिंबल हो गया। तो मेरा सिंबल याद हो गया सब दिन के लिए। और मेरा जो मैंने जो बुलियन इक्वेशन जो है, बुलियन व्यंजक जो है उसे याद रखने के लिए आपको डी से डॉट पकड़ना है। कहने का मतलब डी जो होता है दोस्तों, आपको डॉट समझना है कि डी है जो डॉट है, ट्रिक है। ट्रिक आप समझ लीजिए इस तरह का, आपको कभी भी याद नहीं, मैंने भूलने का कभी भी झंझट खत्म हो जाएगा, आप ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो डी से डॉट समझिए। और वाई इक्वल टू जो होगा दोस्तों वह ए डॉट बी, यहाँ पे सब दिन के लिए टेंशन खत्म। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हम आसानी से मेरा आप फाइंड कर लीजिएगा। यही अगर और गेट रहेगा तो और गेट रहेगा, तो देखिए और गेट के लिए भी बता देते हैं। और गेट का मेरा जो होता है वह इस तरह का इसका सिंबल होता है, इस तरह का सिंबल होता है। अगर आपको और गेट याद है, कहने का मतलब एंड गेट याद हो गया, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा दोस्तों वह ए प्लस बी हो जाएगा। क्योंकि वहाँ से डी से आप डॉट निकाल लीजिएगा तो इसका जो बचेगा वह प्लस ही बचेगा, तो इसका आउटपुट इसका ये हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाता है दोस्तों वह और गेट के लिए होता है। इसका सिंबल इस तरह का होता है, इसका बुलियन अलजेब्रा मैंने बुलियन इक्वेशन जो होता है इस तरह का होता है। तो दोनों आपको बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां नंबर पर। 32वां नंबर में कह रहा है कि स्व प्रेरक का सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक। तो दोस्तों सेल्फ इंडक्शन का एसआई जो मात्रक होता है वह हेनरी होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां नंबर। 33वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट का मान। तो दोस्तों प्लांक कांस्टेंट का मान एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो इसका जो मान का प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 6.6 इंटू 26 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसका डायमेंशन पूछे तो यहाँ पे डायमेंशन आप याद रखिएगा ml² और t के पावर -1 होता है। आप डायमेंशन भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो ml² t के पावर -1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां नंबर। 34 नंबर में कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी दृश्य भाग में होती है। दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी जो है दृश्य भाग में रहती है, तो वह पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी जो होता है दोस्तों वह दृश्य भाग में होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां नंबर। 35 नंबर में कह रहा है कि एक गर्म तार एमीटर, हॉट वायर एमीटर मापता है। तो दोस्तों हॉट वायर एमीटर जो होता है वह अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर करता है, मैंने आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है अल्टरनेटिंग करंट का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां नंबर। 36 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपके एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो दोस्तों आपको हम अच्छी तरह से बता देते हैं, आपको इस तरह से अगर आप सीख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों 25 का आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी डेसिमल नंबर दिया हुआ है 25, कहने मतलब दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है, मैंने आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो 25 जो भी आपको अंक डिजिट दिया हुआ है आपको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है, आपको इस तरह से लिख लेना है। और सबसे पहले मेरा 2 से भागा लगाना है। तो 2 से भागा लगाइए, कितना मरतबा लगेगा, वह 12 मरतबे लगेगा। आपका जो मेरा जो कहने का मतलब शेष बचेगा उसके बगल में, तो 12 दूनी 24, मेरा शेष कितना बचेगा, तो वह 1 बचेगा। और फिर 2 से भागा लगाइएगा तो कितने मरतबे लगेगा, तो 6 मरतबे लगेगा। कितने आपको शेषफल बचा, 6 दूनी 12, पूरे पूरे कट गया तो मेरा शेषफल कुछ नहीं, तो 0। फिर 2 से भागा लगाइएगा तो कितना मरतबा लगेगा, 3 दूनी 6, फिर आपका शेषफल नहीं बचा तो यहाँ पे 0। फिर 2 से भागा लगाइएगा, कितना मरतबा लगेगा, 1 मरतबा लगेगा। और मेरा जो शेषफल बचेगा वह कितना बचेगा, 1 बचेगा। और मेरा इस यहीं पे मेरा फाइनल आंसर आप समझिए आ गया आपका। इस तरह से आपको भागा देते जाना है। तो यहाँ से जो वैल्यू होता है दोस्तों, इसका बाइनरी नंबर जो होता है वह नीचे से ऊपर की ओर लिखाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर लिखाता है। तो मेरा पहला कितना हो गया, 1 हो गया, दूसरा 1 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया।
तो ये मेरा हो गया मेरा फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। आपको जो डिजिट रहेगा उसमें 2 से हमेशा 2 ही से भागा लगेगा, 2 से भागा देते जाइए, और आपको जो शेषफल बचेगा इसके बगल में लिखना है, नहीं बचेगा तो 0। और एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जो जो वैल्यू लिखते हैं दोस्तों वह हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। इस पॉइंट को आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर ऊपर से आप लिख देते हैं तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन मेरा जो होता है वह नीचे से ऊपर की ओर लिखिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आपको चेक करने का भी रूल बता देते हैं। अगर आपको जो निकाले हैं आपको बाइनरी नंबर, वो आपको चेक करना है कि मेरा सही किए हैं कि गलत किए हैं। तो जो आपको डिजिट दिए, मैंने जो आपको बाइनरी निकाल के आया उसे आप इस तरह से लिख लीजिएगा, इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ से 2 लिखना है, 2 2 2 2 और 2। देखिए दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो आपको हम बेस्ट तरीके से सिखा सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में रहिएगा तो थोड़ा सा सीखने में दिक्कत होगा, इसलिए दोस्तों आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और हम आपको एक एक चीज़ पूरा क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से आप 0 लिखना शुरू कीजिए, 0 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब मेरा जो 2 का पावर कितना होता है तो वह 1 हो जाता है, और ये मेरा 0 से अगर मल्टीप्लाई और गुना करना है, सबको करने इसमें मल्टीप्लाई करते जाना है इसमें। तो देखिए 0 से अब बीच में प्लस देते रहना है, ठीक है। तो 0 से अब हम मल्टीप्लाई कर दिए किसी संख्या तो वह 0 हो जाएगा प्लस, ये भी 0 हो जाएगा प्लस, और दोस्तों यहाँ पे 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, वह 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 के पावर 4 कितना हो जाता है तो 16 हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा यही जो आ गया संख्या आ गया बताओ, यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया, और 9 और 16 कितना हो जाएगा, वह 25 हो जाएगा, 25 आ जाएगा। मेरा जो आप निकाल के लाए थे, यह मेरा जो बाइनरी नंबर आया था 11001 आया था, तो मेरा जो कन्वर्ट करके इसको चेक किए तो ये मेरा 25 भी आ गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा मतलब जो निकाल कर लाए हैं वह बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पे। 37 नंबर में कह रहा है कि ब्रिस्टर का नियम, ब्रिस्टर लॉ जो होता है दोस्तों वह क्या है? तो दोस्तों ब्रिस्टर लॉ जो है वह म्यूजिकल टू 10 IP है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। करने का मतलब म्यू जो है दोस्तों वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और IP जो है दोस्तों वह पोलराइजेशन एंगल है। दोनों में रिलेशन जो दिया हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव V में संबंध है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव V में जो संबंध है वह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। E बराबर जो होता है दोस्तों वह -dV/dr होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां नंबर में कह रहा है कि 1 कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि 1 कूलॉम आवेश में जो कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.26 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। 1 कूलॉम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6.26 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत से इस तरह का वीडियो बना कर लाते हैं ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा वीडियो लाएँ तो वो वीडियो देखिए आप, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो दोस्तों किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, और उस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों